हेलो एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहेंगे डिफरेंट टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पूरा देखना अगर तुमको टॉपिक में सब कुछ समझना है और तुम सच में इंटरेस्टेड हो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए। कोई भी पार्ट स्किप मत करना, पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ, राइट। तो हम आज डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं एक एक करके। तो हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की, राइट। तो हमारे पास हमारे आईआईटी, जेई, नीट और बोर्ड के सिलेबस में दो तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हैं। एक तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब पॉइंट चार्जेस, डिफरेंट पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड at random points in the space। मतलब स्पेस में किसी भी लोकेशन पे रैंडम जगह पे रैंडम पॉइंट्स पे अलग अलग पॉइंट चार्ज रखे। जैसे एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ रखा है। वन डायमेंशनली अरेंज हो सकते हैं, टू डायमेंशनली अरेंज हो सकते हैं। तो इस सब के इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट। हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में आइडिया होगा, नंबर ऑफ उनकी लोकेशंस के बारे में भी आइडिया होगा। सेकंड हमारे लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन आता है दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब बेसिकली कोई भी मान लो बॉडी है मेरे पास, उस बॉडी पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके अगर कोई बॉडी बनी है, कोई ऑब्जेक्ट बना है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, बट मुझे ये नहीं पता कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कितने हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है, दे आर रैंडमली अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलरली डिफाइंड ओरिएंटेशन। जैसे मेरी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, एटम्स, मॉलिक्यूल से मिलके बना है, बट मुझे ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है। दे आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। मैं खाता हूँ, वो अरेंजमेंट बदलता रहता है टाइम के साथ साथ। कभी कभी वो मैं पतला हो जाता हूँ तो वो अरेंजमेंट श्रिंक कर जाता है, बट दिस अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन माय बॉडी इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस मास अरेंजमेंट। सिमिलरली चार्जेस भी इसी तरह से अगर स्पेस में कॉन्टिन्यूअस मैनर में अरेंज्ड हो, मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में आइडिया नहीं है, बट मुझे वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलता हूँ? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे कोर्स में बेसिकली तीन तरह के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। पहला है लीनियर, जो पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लिख देता हूं मैं यहां पे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अब मैं एक एक करके तीनों को तुम्हें पहले एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट। तो देखना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे अगर हम, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे उसे। नाम से मालूम पड़ रहा है कि चार्ज इज डिस्क्राइब्ड या फिर चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी द राइट वर्ड। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड
ऑन अ लाइन विद नेग्लिजिबल थिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेग्लिजिबल थिकनेस। मतलब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखो सीधी सी बात है, तीन तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला लीनियर, दूसरा सरफेशियल, तीसरा वॉल्यूमेट्रिक। मतलब एक वन डायमेंशनल, एक टू डायमेंशनल और एक थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब यानी कि बस वो एक स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो बस एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक लीनियर डायमेंशन है उसके पास, उसकी थिकनेस की या फिर उसकी विड्थ की हम कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हम कंसिडर करते हैं कि उस लाइन डिस्ट्रीब्यूशन के पास थिकनेस है तो वो एक एरिया कंटेन करेगा, उस केस में वो लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज नहीं कहा जाएगा, उसको सरफेशियली या फिर वॉल्यूमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कहेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं चार्ज को एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करूं, जैसे हम एक स्कूल के अंदर प्रेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे इंसान, बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं ना, अगर मैं उनको बहुत दूर से देखूं और उनकी थिकनेस को नेग्लिजिबल मान लूं तो एक लाइन अरेंज्ड पार्टिकल है। बिल्कुल चार्जेस भी अगर उसी तरह से एक लाइन में अरेंज्ड हो, जिसकी थिकनेस की कैलकुलेशन मैं ना करूं, जिसकी थिकनेस को मैं नेग्लिजिबल मानूं एट ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, तो उस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को मैं क्या कहूंगा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो कि चार्ज किसी स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियर वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी थिकनेस की हम बात कभी नहीं करेंगे। मान लो यही चार्ज किसी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेमी सर्कुलर रिंग को मैंने तुम्हें दिखा दिया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह के सारे एग्जांपल्स किसके आएंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। और ऑब्वियस ही बात है कि भाई अगर ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनके पास एक लेंथ डेफिनेटली डिफाइन होगी, थिकनेस इनकी लीनियर कहूंगा तो इनकी थिकनेस को मैं नेग्लिजिबल अपने आप ही मान लूंगा हमेशा, और जब बताई जाएगी तो फिर मैं उनको उसी हिसाब से एरियल कैलकुलेशन में इन्वॉल्व करूंगा। वो सारी प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। मान लो इस पे चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है। अब देखना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, लैम्डा, जिस लैम्डा को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। मतलब इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उस डिस्ट्रीब्यूशन के पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। दिस इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना, तुम्हारे पास आगे किसी भी तरह का चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर सिलेबस में आता है या फिर कोई सिचुएशन में आता है, तुमको हमेशा उस डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत छोटे 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 एलिमेंट्स में तोड़ के स्टडी करना। ये बात तो तुम दिमाग के अंदर बिठा के फिट कर लो। एलिमेंट्स किस तरह से सोचने हैं, एलिमेंट्स किस तरह से ब्रेक करने हैं, वो तुमको मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना सारी बातें। देखो मैंने क्या किया कि अगर इस ऊपर वाले लीनियर वायर को मैं छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा एलिमेंट जो इसका आएगा, इसके पास क्या होगी? एक लेंथ होगी dx। हमारे न्यूटन भाई साहब ने बताया कि भाई जब भी तुम सबसे सबसे छोटी किसी डायमेंशन की बात करोगे तो मैं तुमको डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन करके जा रहा हूं, और तुम छोटे छोटे डिफरेंशियल एलिमेंट के टर्म में कैलकुलेशन कर सकते हो, और हमारे हाई स्कूल में वही डिफाइंड है। और यहां से इस पे चार्ज है मान लो dq, तो लैम्डा यहां पे मैं किस तरह डिफाइन करूंगा? इट वुड बी रिटन एज dq बाय dx, राइट। मतलब इस छोटी सी dx लेंथ में जो चार्ज है वो dq है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गया? लैम्डा, राइट। अब देखना, अगर ये dq बाय dx इस वायर के हर छोटे छोटे एलिमेंट के लिए सेम है, अगर मान लो यही dq बाई dx इस रिंग के छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट के लिए हर पॉइंट पे सेम है, तो मैं ऐसा कहूंगा कि चार्ज क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब अगर dq बाई dx की वैल्यू हर एलिमेंट के लिए सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि dq और dx हर छोटी छोटी लेंथ के लिए सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए इस छोटे से dx एलिमेंट में चार्ज dq है, अगर तुम किसी दूसरे एलिमेंट में जाओगे तो उस dq की वैल्यू बदल जाएगी। ऐसी पॉसिबिलिटी आती है, उसको वेरिएबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी हर तरह के स्ट्रक्चर में ऐसा ही होता है। जैसे मान लो मैंने एक लीनियर रॉड लिया, यहाँ पे रॉड सिल्वर का है, यहाँ पे रॉड आयरन का है,
यहाँ पे रोड गोल्ड का है मान लो, तो यहाँ पे dm बाय dx मास पर यूनिट लेंथ और यहाँ पे dm बाय dx मास पर यूनिट लेंथ अलग अलग होगा ना, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन बोल देंगे। सिमिलर बिहेवियर चार्जेस के साथ भी होता है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि चार्ज अगर मेरे पास dq बाई dx कांस्टेंट है हर जगह, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट, और उसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सिमिलरली अगर यही लैम्डा वेरिएबल हो तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब यहां से देखना, यहां से हम एक चीज ये भी बोल सकते हैं कि इस इक्वेशन को अगर मैं फर्दर देखूं तो dq किसके बराबर आएगा, लैम्डा इंटू dx। दोनों तरफ इंटीग्रेट लगाओगे तो यहां पे टोटल चार्ज क्या आएगा, q, क्योंकि dq को तुम इंटीग्रेट करोगे तो टोटल बॉडी का चार्ज आएगा। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और dx क्या बन जाएगा, टोटल लेंथ। इसका मतलब अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो तुम टोटल चार्ज अपॉन में, देखो हमने लैम्डा डिफाइन कैसे किया, dq बाय dx, लेकिन अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो तुम टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ भी लिख के उसका लैम्डा डिफाइन कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड क्या होगा, लैम्डा क्या होना चाहिए उस केस में, कांस्टेंट। मतलब उस केस में dq बाई dx और टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ की वैल्यू क्या होगी, सेम। लेकिन अगर लैम्डा वेरिएबल है तो q विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx आएगा, और लैम्डा का फंक्शन तुमको क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए या फिर सिचुएशन को देख के तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये दोनों सिचुएशन भी ध्यान रखना। ये जो डब्बे के अंदर मैं जो चीज़ बंद कर देता हूँ स्क्रीन पे, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग के अंदर भी वो चीज़ एक बॉक्स के अंदर सेव हो जानी चाहिए, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है और जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करी। तो ये बात किसकी हुई, ये बात हुई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके बाद सरफेशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। सरफेशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना इसमें क्या है, इसमें चार्ज किस पे डिफाइन होगा, एक एरिया पे डिफाइन होगा, मतलब उसके पास दो डायमेंशन होंगे, लेंथ भी होगा और विड्थ भी होगा। बट थर्ड जो वॉल्यूम वाली डायमेंशन है वो इसके पास नहीं होगी। इसका मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एन एरिया। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब इस पे टोटल चार्ज Q होगा और इसका टोटल एरिया क्या होगा, A। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, थिन डिस्क इसका एग्जाम्पल है, शीट इसका एग्जाम्पल है, होलोस्फीयर पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड और स्फेरिकल शेल पे इसका एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन तुमको बताऊंगा मैं, और बहुत सारे केस में तुमको देख के भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जो टर्म वहां पे लैम्डा थी उसी के जैसा यहां पे जो टर्म डिफाइन होता है वो होता है सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं सरफेशियल चार्ज डेंसिटी, या फिर तुम इसको एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हो। दैट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। अब देखना लीनियर के अंदर मेरे पास जब मैंने लैम्डा डिफाइन किया था तो मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ लिया था। अब यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब मेरा काम बिल्कुल वही है कि मैं छोटे छोटे एलिमेंट में इसको भी स्टडी करूंगा, लेकिन अब मैं जब इसको छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करूंगा तो सबसे छोटे वाले एलिमेंट का मुझे लेंथ डिफाइन नहीं करना है, मुझे क्या डिफाइन करना है, उसका एरिया। मतलब मैं यहां पे छोटा सा एरियल एलिमेंट लूंगा DA, न्यूटन भाई साहब की हेल्प से, और चार्ज उस पर क्या लिखूंगा DQ। तो मेरे लिए सिग्मा क्या हो जाएगा, फिर सिग्मा विल बी DQ बाय DA। इज दैट क्लियर?
डी क्यू बाई डी ए क्या होगा मेरे लिए चार्ज। अब ये सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब हर डी ए पे डी क्यू क्या है सेम। अगर सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल दूंगा, चार्ज क्या है यूनिफॉर्म। और अगर सिग्मा की वैल्यू वेरिएबल है, इसका मतलब हर डी क्यू पे, हर डी ए पे डी क्यू की वैल्यू क्या है डिफरेंट, तो उस केस में मैं सिग्मा को क्या बोल दूंगा वेरिएबल। और यहां से भी डी क्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, सिग्मा इंटू डी ए। मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो एक केस तो आएगा जहां पे टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया क्या होगा सिग्मा, अगर सिग्मा की वैल्यू क्या होती है मेरे पास कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट नहीं होती है तो Q विल बी इक्वल टू व्हाट, सिग्मा इंटू डी ए। लेकिन यहां पे मुझे सिग्मा का क्या देना पड़ेगा, फंक्शन। अभी मैं तुमको जो बता रहा हूं ना, तुम एक एक करके बस उसको सुनते रहो, समझते रहो। बाकी कहानी में मैं तुमको बहुत अच्छे से समझाऊंगा बाद में। बस इतना ध्यान रखो कि अगर सिग्मा या फिर लैम्डा कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज पर यूनिट टोटल एरिया विल बी सिग्मा। और अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ विल बी लैम्डा एंड दैट विल बी कांस्टेंट। तुमको बात समझ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। राइट तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो आई थिंक इसको समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वॉल्यूम में। इसका मतलब जब भी तुम किसी बॉडी पे चार्ज देखोगे तो चार्ज कहाँ होगा, उसके वॉल्यूम में। सॉलिड स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉलिड कोन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके पास टोटल चार्ज भी होगा और टोटल वॉल्यूम भी होगा। राइट इसके एग्जाम्पल तुम ले सकते हो, सॉलिड स्फीयर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सॉलिड स्फीयर, सॉलिड कोन, राइट एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके हमारे पास अवेलेबल। अब यहां जो टर्म डिफाइन होती है रो, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। रो दैट विल बी डिफाइंड एज डी क्यू बाय डी वी। मतलब यहाँ पे मैं छोटा सा एलिमेंट जो लूंगा उसके पास क्या होगा, डी क्यू होगा, एट द सेम टाइम डी वी होगा। रो अगर कांस्टेंट है तो डी क्यू बाई डी वी क्या होगा सेम। अगर रो की वैल्यू कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन टोटल चार्ज बाई वी बन जाएगा। अदरवाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। वेरिएबल के लिए और रो का मुझे यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, फंक्शन। क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है? आई होप पहले वाले दो एग्जांपल्स के बेस पे तुमको थर्ड वाला बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने तीनों तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे देख लिए हैं और आई होप तुमको क्लियर भी है। अब देखना, अब हम क्या करने वाले हैं, अब डिफरेंट टाइप के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे सिलेबस में है, हम उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। मैं तुमको आइडिया देता हूं क्या क्या कैलकुलेट हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लीनियर वायर का देखेंगे उसकी एक्सिस पे और किसी रैंडम पॉइंट पे। फिर हम रिंग के लिए देखेंगे उसके सेंटर पे और उसकी एक्सिस पे। फिर हम डिस्क के लिए देखेंगे। फिर हम एक शीट के लिए देखेंगे। फिर हम कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए हर जगह पे देखेंगे। फिर हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स के लिए देखेंगे। फिर हम सिलेंडर के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो इतनी तरह की बहुत सारी ज्योमेट्रीज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में मैं बस तुमको दो कराऊंगा, ठीक है। बाकी हम आगे वाले एक एक करके सब वीडियो लेक्चर में अच्छे अच्छे डिराइवेशन की फॉर्म में इनको कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज हमारा मेन पर्पस वायर और रिंग को कवर करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, तो ताकि तुम्हारा टाइम भी ज्यादा नहीं जाएगा। छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में तुम पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ने का मन भी करेगा, राइट। मैं ऐसा सोचता हूं। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन हम उठाएंगे हम, हाँ, और एक चीज और, जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन का हम यहां पे डिराइवेशन करेंगे वो सारे के सारे की कौन से होंगे, यूनिफॉर्म। कैलकुलेशन ऑफ फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारे लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे सब यूनिफॉर्म होंगे, लीनियर वायर होगा वो यूनिफॉर्म होगा, रिंग होगा वो भी यूनिफॉर्म होगा, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूनिफॉर्म लीनियर वायर की, राइट। यूनिफॉर्म लीनियर वायर, यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, मतलब जिसका लैम्डा क्या होगा, कांस्टेंट। ये बात तुम्हारे दिमाग में पहले से क्या होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला केस लेते हैं, इसके अंदर देखना, मान लो यूनिफॉर्म लीनियर वायर लिया मैंने, एक वायर उठाया, देखना इस तरह का, मान लो ये एक वायर लिया मैंने लीनियर इस तरह का, राइट। इस लीनियर वायर पे चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस वायर का जो टोटल लेंथ है वो मैंने L डिफाइन कर दिया है, राइट। और टोटल चार्ज लेट सपोज Q डिफाइन कर दिया, तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय L, चाहो तो कहीं यूज कर लेंगे। हमारा पहला पर्पज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे, पॉइंट P पे, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस A पे है, राइट। अब कैसे निकालें, सर आपने हमको डिस्ट्रीब्यूशन तो सिखा दिए, इतना सारा ज्ञान तो आपने दे दिया, अब डिराइव कैसे करोगे जरा वो बताओ। तो देखो, डिराइव के लिए अब तक हम क्या फॉर्मूला जानते हैं, हम अब तक बस एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट करना जानते हैं, और हम कुछ नहीं जानते हैं, बात समझ आ रही है, दैट इज KQ बाय R स्क्वायर। अब इस वायर को मैं अगर बहुत छोटे छोटे पोर्शन में ब्रेक करूं, मान लो मैंने एक छोटा सा पोर्शन लिया इस तरह का, जिसके पास लेंथ होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये लीनियर वायर है, तो मैंने एक लेंथ उठाया यहां से dx, जिस पे चार्ज लिया मैंने dq। तुमको भी हमेशा यही करना है, देखना अब कैसे सोचना है कि जिस पॉइंट पे तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, उस पॉइंट से x डिस्टेंस पे तुमने एक dx विड्थ का एलिमेंट मान लिया। ये x और dx का साथ जन्म जन्म का है, मतलब अगर तुमको वेरिएबल सोल्व करना सीखना है तो तुमको हमेशा जिस तरह से मैं बता रहा हूं वही करना। मान लो तुमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, पूरे वायर की वजह से, तो तुम एक काम करो, इस वायर के किसी छोटे से पॉइंट, मैं तुमको सिंपल सा बात बताता हूं इससे पहले। मान लो पहले क्या हुआ करता था कि एक चार्ज यहां था, एक चार्ज यहां था, एक चार्ज यहां था, मुझे यहां फील्ड निकालना, तो मैं इसकी वजह से लिखूंगा, मैं इसकी वजह से लिखूंगा, और मैं इसकी वजह से लिखूंगा, और तीनों का मैं क्या कर दूंगा, वेक्टर एडिशन। वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था। लेकिन अब मुझे इस वायर की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं वायर को छोटे 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 एलिमेंट्स में ब्रेक करूंगा। पहले मैं पॉइंट P पे किसी एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, है ना, और बाद में इंटीग्रेशन से मैं सारे एलिमेंट्स जितने भी इस वायर के अंदर है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके लिख दूंगा। और उसमें ये जो x dx वाला टर्म है ना, वो बहुत काम आता है, जन्म जन्म का साथ है। हर तरह की डिराइवेशन में इसको समझ लेना, शुरू के 2-3 डिराइवेशन में शायद दिक्कत होगी, बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तुमको। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट P पे से मैंने x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट dx उठाया जिस पे चार्ज है dq। अब इस छोटे से एलिमेंट को तो मैं एक पॉइंट चार्ज मान सकता हूं क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। तो इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, यहां पे इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड्स, हाँ या ना। तो तुम्हारा पहला काम एलिमेंट चूज करना है थोड़ा स्मार्टली, और उस एलिमेंट की वजह से डिजायर्ड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देना है। तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिखी। अब तुम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उस डिजायर्ड पॉइंट की वजह से लिख रहे हो, तो तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि उस एलिमेंट के अलावा जो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है ना, सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या सेम डायरेक्शन में आ रहा है, जो कि इस केस में आ रहा है कि तुम इस छोटे से एलिमेंट के अलावा जितने भी और छोटे छोटे एलिमेंट लोगे सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ आएगा ना। तो तुम एक एक्सप्रेशन लिखो और डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो तुम डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग आ रहे हैं। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड को तो हटाओ, डायरेक्शन अगर अलग अलग आ रही है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट करने से तुम्हारा आंसर हमेशा गलत आएगा। उस केस में कैसे सोल्व करना मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी ये वो केस मिला है मुझे जिसमें मैंने एक एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ माना और बाकी मेरी पूरी ज्योमेट्री में जितने भी एलिमेंट है सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डीई की वैल्यू क्या होगी, दैट वुड बी के इंटू डी क्यू बाय एक्स स्क्वायर। डी क्यू क्या होगा, इस एलिमेंट का चार्ज, इंटू एक्स क्या होगा, इसका डिस्टेंस। ये मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि सबका डायरेक्शन इसी तरफ आने वाला है, ठीक है। तो ये डीई किसके बराबर आ जाएगा, इट वुड बी के इंटू, अब देखना डी क्यू हमारे लिए किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू डी एक्स। समझे, अभी काम आ रहा ना। तो डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स, क्योंकि यहां पे लैम्डा कांस्टेंट है तो मैंने इसकी जगह क्या रख दिया, क्यू बाय एल इंटू डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर, है ना। अब दोनों तरफ मैं क्या लगा दूं, इंटीग्रेशन, डायरेक्टली इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है, सेम। ये बात ध्यान रखना, हमेशा फिर बोल रहा हूं मैं। अब x की लिमिट क्या है, x कहां से स्टार्ट हुआ, x हमने यहां से स्टार्ट किया, तो वायर के लिए x स्टार्ट कहां से हुआ, a से, तो मैंने यहां पे a लिख दिया। और x खत्म कहां होगा, इस पॉइंट से, a प्लस एल, क्योंकि ये उसका x की फाइनल वैल्यू है, ये वाली a प्लस एल। तो इसका मतलब, और इस तरफ इंटीग्रेशन e की वैल्यू क्या आ जाएगी, k बाहर, q बाहर, l बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर फ्रॉम a टू a प्लस एल। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी के क्यू बाय एल ब्रैकेट 1 बाय a माइनस 1 बाय a प्लस एल। ये चीज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुम्हारे पास इंटीग्रेशन करने का नॉलेज थोड़ा बहुत बेसिक है तुम्हारे पास, और तो तुम कर सकते हो, राइट। ये मेरे पास इस वायर की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन आएगी, और डायरेक्शन मुझे पहले से ही पता कि क्या राइट वर्ड्स, अगर यही पॉइंट मैं इस तरफ उठाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाती है, इस तरफ। अब तुमको बताता हूं एक और बात जो कि बहुत काम की है और तुमको इसको मिस नहीं करना। मान लो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था बेसिकली हमारे लिए, क्या था कि भी इस पॉइंट पे अगर मैं कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूंगा तो उस पे लगने वाला फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो हमने बेसिक डेफिनेशन पहले डिफाइन करी थी, याद है वो। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं, यहां मैंने मान लो एक प्लस क्यू चार्ज रखा लाके, अब तो कोई बोले कि बताओ इस प्लस क्यू पे कितना फोर्स लगेगा, तो प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, इट वुड बी क्यू इंटू ई, और ई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू व्हाट, वायर। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाके हम कहां पुट कर देंगे, इस तरफ। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर। अगर यहां पे मैं माइनस क्यू रखता तो फोर्स यही लगता, लेकिन डायरेक्शन क्या होती, ऑपोजिट। ये जो फोर्स है ये वायर ने लगाया है, किस पे, इस पॉइंट चार्ज पे। अब कोई मुझसे ऐसा पूछ ले कि बताओ ये चार्ज उस वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, बिल्कुल इतना लगाएगा। न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह वैलिड है यहां पे, कि कभी कभी ऐसा बोल दे कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय दिस वायर, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय दिस वायर ऑन दी चार्ज, तो तुम वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे और चार्ज से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। वही फोर्स वायर चार्ज पे लगाएगा, राइट वर्ड अगर पॉजिटिव है, और अगर वही फोर्स चार्ज लगाएगा वायर पे, लेफ्ट वर्ड, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड है। आई थिंक ये भी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको न्यूटन का थर्ड लॉ तो एटलीस्ट पता है, क्योंकि 12th का हम कोर्स पढ़ रहे हैं। तो ये लीनियर वायर की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, राइट। नेक्स्ट देखना एक दूसरा केस इसी लीनियर वायर का। ये केस मुझे बहुत पसंद है, ये केस बहुत इंटरेस्टिंग भी एक्चुअली। देखना, मान लो मैंने वायर इस बार इस तरह का लिया, वायर ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है, और इस वायर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इस तरह है। इस बार इन भाई साहब ने मुझे चार्ज भी नहीं बताया और लेंथ भी नहीं बताई, बस मुझे ऐसा बोल दिया कि वायर का जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस वायर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे निकालना है, जो वायर से परपेंडिकुलर d है डिस्टेंस,
पॉइंट P पे, राइट। अब वायर का जो ऊपर वाला एंड है उससे इसका बनने वाला क्लॉकवाइज एंगल θ1 है। वायर का जो नीचे वाला एंड है उससे बनने वाला जो एंगल है वो θ2 है। इतना डेटा मुझे गिवन है। मतलब मुझे क्या क्या गिवन है, मुझे एक तो वायर का चार्ज पर यूनिट लेंथ गिवन है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है, और ये θ1 और θ2 विद डायरेक्शन गिवन है, राइट। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पे। तो मेरा तरीका नहीं बदलेगा, तरीका तो मेरा वही रहेगा कि सर आप इन्हें सिखाया था कि जब भी कोई वायर आए तो पहले एलिमेंट ले लो। चलो मैंने यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया ऐसे, ठीक है। अब एक रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ खींची, मैंने ऐसा बोला कि x dx का साथ है, तो वायर की वजह से इस तरफ इस परपेंडिकुलर लाइन से x डिस्टेंस पे मैंने एक dx एलिमेंट उठाया जिसके चार्ज क्या है dq, ठीक है। अब देखना यहां पे एक इस x और dx के साथ एक वेरिएबल और चलेगा। अगर तुम यहां पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट करते हो तो इस x के कॉरस्पॉन्डिंग एक एंगल फाई आएगा, हाँ या ना, और इसके साथ साथ एक एंगल क्या आएगा d फाई भी आएगा। मतलब वायर पे x dx चल रहा है और साथ में ऐसे इस तरह ऊपर ये जो पेन देखो, इस पेन पे साथ साथ ऐसे एंगल भी मुड़ रहा है ऐसे। मतलब ये जो ग्रीन वाला है, इस ग्रीन वाले का एंगल भी ऐसे बार बार बदल रहा है ना, ऐसे जैसे ये वायर है, मान लो यहाँ से ऐसे इसका एंगल भी बदल रहा है। तो दो वेरिएबल है मेरे पास, मैं चाहूँ दो इस तरह से दो वेरिएबल तुम एक साथ रन करा सकते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। बस हाँ, तुमको इंटीग्रेशन में देखना कि दोनों वेरिएबल कहीं एक साथ ना आ जाए बस। मतलब एक वेरिएबल को एनी टाइम तुम्हें हटा के रखना, राइट, ठीक है। अब देखना इस छोटे से dq एलिमेंट की वजह से अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये dq पॉजिटिव है, तो मैंने इस तरफ एक छोटा सा de बना दिया ऐसे। मानते हो ना, इस dq पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड होता है, राइट। ये एंगल भी क्या होगा, फाई। अब कहानी स्टार्ट होती है मजेदार। पंखा नहीं चल रहा है मेरे घर में यार, नहीं तो वो वॉइस आएगा ना, तो मुंह थोड़ा साफ कर लेता हूं मैं। ओके, तो अब कहानी स्टार्ट होती है मजेदार। कहानी ये है कि पहले वाले केस में सब छोटे छोटे एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में था, लेकिन यहां पे इस एलिमेंट का इस तरफ है, इस एलिमेंट का इस तरफ है, इस एलिमेंट का इस तरफ है, इस एलिमेंट का ऊपर है और इस एलिमेंट का ऊपर है। मतलब अब हर छोटे छोटे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ये बात तुमको समझ में आई, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऐसे केस में तुमको उस वेक्टर के, पहली बात तो वेक्टर होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, उस वेक्टर के कंपोनेंट लेने होते हैं। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने तुमको छोटा सा एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करके दे दिया इस तरह से। देखना, ये एक मिनट दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इसको अच्छे से। ये एक मैंने डायग्राम ड्रॉ करके दे दिया इस तरह का, ऐसे। इसको तो मैंने बोल दिया एक वाई एक्सिस और इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस। मतलब वायर के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस को तो मैंने वाई एक्सिस बोल दिया और वायर के पैरेलल वाली को मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया। तुम इसको एक्स वाई की जगह वायर के परपेंडिकुलर और वायर के पैरेलल अज्यूम करना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट तो वायर के परपेंडिकुलर आएगा, दिस विल बी डी कॉस फाई। एक कंपोनेंट क्या आएगा, वायर के अलोंग आएगा, इट वुड बी डी साइन फाई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखना, इस DQ एलिमेंट का ये दोनों θ1 और θ2 एंगल तो अलग अलग हैं, और अगर दोनों एंगल अलग अलग हैं इसका मतलब इस लाइन के, ये जो लाइन है इसके ऊपर वाले वायर की लेंथ और नीचे वाले वायर की लेंथ भी क्या होगी, अलग अलग। मैंने जो एलिमेंट लिया है वो इस लाइन से ऐसे बाइसेक्टर पे लिया है। तो एक काम करता हूं, इसका इसी के जैसा दिखने वाला एक और भाई नीचे मानता हूं। हमेशा तुम भी ऐसे किया करो, नीचे माना मैंने x और यहां क्या मान लिया dx। इस भाई की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस तरफ, उसका भी एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा। अब देखना, अगर ये इस
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं कि ये वाली डिस्टेंस d है ना, अगर ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होती तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट और ये नीचे वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करते थे, कैंसिल आउट। ये बात मानते हो? क्योंकि इस ऊपर वाले के लिए एक कंपोनेंट नीचे आ रहा, सिमिलरली नीचे एक और मौजूद है, वो ऊपर कैंसिल कर रहा है और ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ऊपर वाली लेंथ के लिए एंगल क्या है, θ1 है, नीचे वाली लेंथ के लिए एंगल क्या है, θ2 है। इसका मतलब दोनों लेंथ क्या है, अलग अलग है, है ना? हाँ, लेकिन ये बात श्योर है कि नीचे वाले वायर का हमेशा ऊपर वाले वायर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने का टेंडेंसी रहेगा, प्रोवाइडेड ये है कि इन दोनों की लेंथ अलग अलग है तो वो इफेक्टिवली कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। अगर ऊपर वाले का लेंथ ज्यादा है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अवे रहेगा, और अगर नीचे वाले का लेंथ ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कहां चला जाएगा, ऊपर। ये बात क्लियर है? हमको उस चीज से मतलब यहां पे नहीं है, हम बस कोई भी एक डायरेक्शन मान लेंगे, कैलकुलेशन हमको सब कुछ समझा देगा। लेकिन इतना मुझे यहां से बात करके समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि भाई इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वायर के परपेंडिकुलर भी एग्जिस्ट करेगा और वायर के पैरेलल भी एग्जिस्ट करेगा, हाँ या ना? इसका मतलब मैं ऐसा बोल दूं कि भाई जब भी मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को देखूंगा यहां पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी आएगा और इस लाइन की तरफ भी कहीं ना कहीं आएगा, या तो ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ई वाई एंड ई एक्स। अब देखना, अब जितने भी एलिमेंट इस वायर के होंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस लाइन के अलोंग ब्रेक होगा या फिर इस लाइन के अलोंग ब्रेक होगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dE cos फाई, और x डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dE sin फाई, और दोनों को इंटीग्रेट करके मैं वायर के परपेंडिकुलर और वायर के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूंगा, और दोनों के आगे आई कैप जे कैप लगा के मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म लिख सकता हूं। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे डायरेक्शन बदलती रहे तो तुमको कंपोनेंट लेना है, एक तो एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग। वो कंपोनेंट इन एक्सिस की चॉइस पे डिपेंड करेगा। चॉइस के लिए मैं तुमको 4-5 प्रॉब्लम कराऊंगा, वहां तुमको प्रैक्टिस से आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे वायर के परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वायर के पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं परपेंडिकुलर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस एक्सिस को मैं अब हटा देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस बने हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए। तो ई वाई क्या होगा, ई वाई विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dE cos फाई, ठीक है। ई वाई वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ dE की वैल्यू क्या होगी, dE was the electric field due to this element, है ना? तो dE का क्या होगा, K इंटू dQ बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, जो मैं रेड कलर से एरो किया मैंने, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस, है ना? तो ये भाई साहब क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट आएगा ना, उसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली हट ही जाएगा। तो इट वुड बी डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साथ में क्या आएगा, कॉस थीटा, है ना? तो कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये कॉस फाई है, ये क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ट्रायंगल देख पा रहे हो ना, ये जो डार्क ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या है, डी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ई वाई विल बी इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, राइट?
अब हमारी मजबूरी होगी, हमको नेक्स्ट स्लाइड पे जाना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इस ई वाई की वैल्यू फिर से लिखते हैं। ये कितना था, के इंटू डी क्यू अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी। डी क्यू हमारे पास क्या था, लैम्डा इंटू डी एक्स। एक बार पीछे देख लो, ये वाला डिस्टेंस डी एक्स था ना, तो ये लैम्डा था, तो लैम्डा इंटू डी एक्स क्या होगा, डी क्यू। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं डी क्यू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ई वाई वुड बी इंटीग्रेशन ऑफ के इंटू डी इंटू लैम्डा डी एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब तुमको x की टर्म में मिल गया सब कुछ। चलो तुमको इसको इंटीग्रेशन को और इजी करने का तरीका बताता हूँ। तो चलो इस वाले वायर को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये वायर ऐसा था, ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहाँ से मैंने फाई एंगल माना था, ये वाला डिस्टेंस x था, ये वाला डिस्टेंस d था। तो यहाँ से tan फाई किसके बराबर आएगा, x/d। तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, d tan थीटा, d tan फाई, सॉरी। ठीक है, अब तुम इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो dx किसके बराबर आएगा, d सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। आई थिंक मैं ये मान रहा हूं कि तुमको इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन करना आता है। तो इस x को तो उठा के तुम इक्वेशन में ऊपर यहां रख दो, और इस dx को उठा के तुम इक्वेशन में यहां रख दो। एक बार पुट करो देखें, तो ई वाई की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा डी इंटू डी सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर tan स्क्वायर फाई की पावर 3/2, हाँ या ना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर मैं ऐसा बोलूँ कि भाई ये जो डी स्क्वायर यहाँ से जब कॉमन निकल के आएगा, जैसे मान लो तुमने इन दोनों में से डी स्क्वायर कॉमन लिया और इसको पूरे ब्रैकेट में से बाहर निकालोगे तो डी क्यूब बाहर आएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से इस स्टेप को आगे लिखोगे तो क्या बन जाएगा, के लैम्डा डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में डी क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर फाई की पावर 3/2। डी स्क्वायर से डी क्यूब गया तो एक डी बचेगा, इसको तुम यहाँ लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के लैम्डा बाई डी। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर अगर ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये 3/2 बाहर रखा हो तो सीकेंट क्यूब बचेगा, तो इट वुड बी सीकेंट स्क्वायर फाई बाय सीकेंट क्यूब फाई इंटू डी फाई। ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा, 1 बाई सीकेंट फाई। तो आंसर वुड बी के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस फाई डी फाई। ये बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास ई वाई की वैल्यू होगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अभी। तो हमारे पास ई वाई का जो एक्सप्रेशन आएगा, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वुड बी के लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फाई इंटू डी फाई। वायर का स्ट्रक्चर हम साथ साथ में ड्रॉ करते रहते हैं क्योंकि काफ़ी पीछे चला गया वो। तो देखना ऐसा कुछ सेटअप था, यहाँ से मैंने एक एंगल मान रखा है θ1 और ये वाला एंगल मैंने क्या मान रखा है θ2, और मेरा जो एलिमेंट था उसका ये वाला एंगल क्या था, फाई, राइट। तो अब देखना इस फाई की लिमिट क्या होगी। अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊं तो प्लस θ1 और यहाँ से ओपोजिट जाऊं तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस θ2। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना कि इन एंगल के जो साइन है, क्लॉकवाइज अगर है तो पॉजिटिव, और मतलब इस डायरेक्शन, ये जिस डायरेक्शन में मैंने फाई माना है उसकी डायरेक्शन में है तो मैंने प्लस ले लिया है, और उसके ओपोजिट है तो मैंने माइनस ले लिया। ये साइन मैंने पहले ही लिख दिए इनके, क्लियर। ये साइन मैंने बाद में नहीं लिखे। इसके बेस पे भी कुछ एग्जांपल्स आएंगे, देखना। तो ई वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, के लैम्डा बाई डी इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू माइनस ऑफ θ2 टू θ1।
अच्छा सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ से ई वाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या निकल के आएगा, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर to the length of wire, right? And sine of angle are already taken। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। तो हमको वायर के परपेंडिकुलर फील्ड मिल गया। चलो अब हम वायर के पैरेलल फील्ड देखते हैं। तुम थोड़ा वीडियो को पीछे जाके देख सकते हो कि वायर के पैरेलल जो फील्ड था उसका फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, डी ई साइन फाई। इसको थोड़ा फटाफट लिख देते हैं। डी ई क्या था, के क्यू अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, इस बार क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन में डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तुमको थोड़ा गाइडेंस देने के लिए साथ साथ में मैं डायग्राम भी वायर का जो था वो ड्रॉ कर देता हूँ। ये एलिमेंट मैंने यहाँ लिया था, ये एंगल फाई था, ये वाला डिस्टेंस डी था और ये वाला डिस्टेंस एक्स था। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। और के क्यू अपॉन में यहाँ पे डी क्यू मेरा एलिमेंट था, तो ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने लिख दिया, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, ई एक्स दैट इज़ द फील्ड पैरेलल टू द वायर, it would be k into lambda dx into x अपॉन में d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्या तुमको मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे भी मैं क्या मानूंगा, x इज इक्वल टू डी टेन फाई एंड डी एक्स इज इक्वल टू डी सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई। मैं सारी वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करूँगा पैरेलल टू दी वायर, के लैम्डा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, डी टेन फाई, डी एक्स क्या होगा, डी सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई अपॉन में ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर फाई की पावर 3/2। यहाँ से सिमिलरली अगर मैं इसको आगे सोल्व करूँगा तो वही के बाहर आ जाएगा, लैम्डा बाहर आ जाएगा, नीचे से डी क्यूब निकलेगा क्योंकि 3/2 है, वो डी स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा। तो ये क्या बच जाएगा, टेन फाई इंटू सीकेंड फाई अपॉन में नीचे क्या बनेगा, सीकेंड क्यूब फाई इंटू डी फाई। ये कैंसिल आउट, ये सीकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे क्योंकि सीकेंड स्क्वायर है, तो सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड क्यूब बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली सोल्व करके मुझे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी के लैम्डा बाई डी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन फाई डी फाई। तुम खुद से सोल्व करके देख लेना, तुमको भी मिलेगा। इजी कैलकुलेशन है, घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेन थीटा को साइन अपॉन में कॉस लिखोगे तो कॉस काट देगा उसको। यहाँ भी एंगल क्या होगा, माइनस ऑफ थीटा 2 टू थीटा 1। अब इसको हम यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा, के लैम्डा बाय डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस फाई फ्रॉम माइनस ऑफ थीटा 2 टू थीटा 1। तो ये बनेगा के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हमारे पास ई एक्स का एक्सप्रेशन आएगा निकल के। बहुत ही लंबा और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिराइवेशन है। मैं सब कुछ बेसिक रॉ कर रहा हूँ। जो लोग मतलब जो बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना चाहते हैं उनको भी ये डिराइवेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो हम एक बार ऐसा जनरल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं कि मान लो मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास एक वायर है इस तरह का। अब ये याद करने के लिए है बेसिकली कि एक वायर है मेरे पास, इस वायर पे मेरे पास इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। इस वायर की वजह से मुझे यहाँ से डी डिस्टेंस पे फील्ड चाहिए। ये जो वायर है ये अपर एंड यहाँ से एंगल थीटा 1 बना रहा है क्लॉकवाइज,
और ये पॉइंट लोअर एंड से θ2 बना रहा है, दोनों एंगल के साइन में पहले ही ले चुका हूँ, ये लैम्डा है। तो वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब मैं इसको ई परपेंडिकुलर लिखूंगा, इट वुड बी के लैम्डा बाई डी इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। और वायर के जो पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट वुड बी के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। ये नीचे भी हो सकता है, उसके लिए तुमको ये वाली लेंथ देखनी पड़ेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज वायर है और ये वाली लेंथ बड़ी है तो नीचे होगा, इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है θ1 को बड़ा होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये वाली लेंथ बड़ी है तो ऊपर होगा, इसका मतलब θ2 को क्या होना पड़ेगा, ऊपर होना पड़ेगा। ये दोनों रिजल्ट तुमको ध्यान रखने हैं जिंदगी के हर मोड़ पे, राइट। नेक्स्ट देखना, इसमें भी कुछ केस आते हैं। केस 1, इफ वायर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। अब ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का केस ना थोड़ा स्पेसिफिक भी है कि मान लो मैं एक ऐसे वायर को ऑब्जर्व कर रहा हूं जिसका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना क्लोज है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इतना क्लोज है कि उस वायर के दोनों एंड मुझे क्या है, इनविजिबल है। ऐसा होता भी तो है कि भाई तुम्हारे सामने दीवार पे तुम्हारे सामने कोई स्क्रीन दिख रही है तुमको स्क्वायर शेप की, तुमको उसके एंड्स दिख रहे हैं। अब अपने मुंह को बिल्कुल उस स्क्रीन के पास लेके अगर तुम जाओगे, बिल्कुल बहुत ही क्लोज अगर तुम लेके जाओगे, तो जैसे ये पेन है, अभी तुमको ये पेन दिख रहा है, अगर इसी पेन को मैं कैमरे के बिल्कुल 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 पास ऐसे चिपकाई दूँ एकदम से इस तरह से, तो इस कैमरे के एंड दिखना तुमको क्या हो जाएंगे, बंद। तो इसी तरह से इनफाइनाइट ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं बहुत क्लोज। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट लेंथ जितना लंबा होता नहीं है, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो वायर के पैरेलल है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वायर के परपेंडिकुलर ही एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ई पैरेलल क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से मैं साइड में लिख देता हूँ ई पैरेलल विल बी जीरो, क्योंकि दोनों एंगल 90-90 हो गए ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, के लैम्डा बाई डी इंटू साइन 90 प्लस साइन 92। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी 2k lambda by d and direction will be outwards if the charge is positive, right? Direction will be inwards if the charge is negative। अगर यहाँ पे वो पॉइंट होता तो फील्ड इस तरफ होता। एक चीज़ यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू डी है। इसका मतलब तुम अगर कोई ग्राफ ड्रॉ करोगे, इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and the distance d, so that graph will be like this, rectangular hyperbolic graph होगा, क्योंकि e जो है inversely proportional to the first power of d है। दूसरा केस ये आता है, केस 2। केस 2 को हम बोलते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये सेमी इनफाइनाइट वायर अलग ही कहानी है। ये बोलता है कि भाई तुम ऐसे पॉइंट पे बैठ के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो वायर का जिस पॉइंट पे तुम्हें एक एंड तो क्लियरली विजिबल है क्योंकि तुम उसी एंड पे बैठे हो, लेकिन दूसरा एंड तुमको विजिबल नहीं है। जैसे इस तरह का केस है, ये वाला एंड विजिबल नहीं है और तुम्हारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P यहाँ पे है डी डिस्टेंस पे, वायर पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे तुमको एक चीज़ तो फील आ गई होगी कि तुम अगर कोई छोटा सा एलिमेंट लोगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्वेशन आएगा उसमें ये वाला परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करेगा और पैरेलल वाला कंपोनेंट भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। θ1 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि ये पॉइंट सीधा ही जाके मिल गया इस वाले एंड से। और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। अब पॉजिटिव है ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब पैरेलल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, के लैम्डा बाई डी इंटू कॉस θ1 की वैल्यू क्या होगी, 0। सॉरी कॉस θ1 की कॉस 0 की वैल्यू क्या होगी, 1, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये अप्रॉक्सीमेटली शायद यहाँ पे -1 आएगा। एक बार हम पीछे का एक्सप्रेशन अगर देखें तो वहाँ से देखते हैं cos θ2 90 है तो -1 आएगा।
लेकिन यहाँ पे माइनस का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि हमको डायरेक्शन पहले से ही पता है ना इसकी कि अपवर्ड होगा। तो हमको बस मैग्नीट्यूड, देखो किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर तुमको डायरेक्शन के बारे में मालूम पड़ जाए तो फिर उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। तो तुम यहाँ पे +1 लिखो या फिर -1 लिखो, फर्क नहीं पड़ता, उसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, k λ/d। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। इसका मतलब यहाँ दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k λ/d और k λ/d होगा। लेकिन केस ध्यान से समझो, ये वाला एंड बिल्कुल 0 डिग्री पे है और दूसरा वाला एंड कहाँ पे है, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री पे है, और दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, k λ/d एंड k λ/d। इसको हम सेमी इनफाइनाइट वायर बोलते हैं और इसको हम इनफाइनाइट वायर बोलते हैं, और ये वायर का नॉर्मल फॉर्मूला है। ये बहुत ही अच्छा डिराइवेशन है गाइस। तो थोड़ा टाइम लग गया हमको इस डिराइवेशन को समझाने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी अच्छी अच्छी बातें थी जो मैं स्किप नहीं कर सकता। आई एम रियली सॉरी, और वीडियो थोड़ा लंबा खींचेगा। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में हम जितना हो सके और डिटेल में तुमको चीज़ें बताएंगे। तो जो लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारे डिराइवेशन भी मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद हम अपने वीडियो लेक्चर को सेक्शन वाइज डिवाइड करेंगे जब इसकी प्रॉब्लम करेंगे। पहला एक वीडियो या फिर 2 वीडियो में मैं JEE मेंस और नीट लेवल की प्रॉब्लम कराऊंगा बस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पे। फिर एक लंबा सा वीडियो प्योर JEE एडवांस बेस की प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस तुम फॉलो करते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरी ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ, किसी को अगर ज्वाइन करना हो तो वहाँ पे मैं लाइव बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। अभी मेरा सेटअप इंस्टॉल होने वाला है, तब तक के लिए मैं तुम लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ चीज़ें अच्छे से करके। तुम भी मतलब आगे फॉरवर्ड करते रहो इसे, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाला आइकन है वो दबाओ। जिन लोगों को सच में इसको फॉलो करना है, जिन लोगों को मज़ा आ रहा है, वो बेल का आइकन दबाओ। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुमको वो वीडियो मिल जाएगी। राइट, चलो थैंक यू।